हाँ जी, तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे। खैर, तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का अवेलेबल है के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज की क्लास के अंदर क्लास 11th का थ्योरी ऑफ डिमांड, डिमांड का लगभग पूरा का पूरा चैप्टर इन वन को एक ही बार में काफी क्विकली, काफी जल्दी से रिवाइज करने वाले हैं मेरे बाबू। तो इसी के साथ प्रेम से बोले राधे राधे और रिवीजन की बातों की शुरुआत करते हैं। जरा ध्यान से देखते रहिएगा, काफी क्विकली, काफी कंसाइजली सारी ही चीजों को काफी बेहतर तरीके से रिवाइज करने वाले हैं। तो आओ जरा देखते हैं। तो देखिए, डिमांड का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की एक पर्टिकुलर प्राइस पर मार्केट में जितनी मांग है, यानी कि लोग जितना खरीदने की सोच रहे हैं उस पर्टिकुलर प्राइस के रेस्पेक्ट में, तो उसको हम डिमांड पुकारते हैं। तो सबसे पहली बात तो डिमांड का मीनिंग ही आपको कंक्लूड करना है, जहां पर बेसिकली किसी भी एक स्पेसिफिक प्राइस पर किसी भी एक स्पेसिफिक पीरियड में कितना कंज्यूमर खरीदने के लिए तैयार है, विलिंग टू बाय। तो विलिंग टू बाय एट ए स्पेसिफिक प्राइस इन ए स्पेसिफिक पीरियड, तो ये आपका डिमांड कहलाता है कि कितना कंज्यूमर खरीदने की चाहत रखता है पर्टिकुलर प्राइस पर, तो वो आपकी डिमांड कहलाता है। जहां शुरुआत में कुछ एक टर्म्स आ जाती हैं आपकी, डिमांड फंक्शन, डिमांड स्केड्यूल और डिमांड कर्व। और देखिए, ये जो ये तीन टर्मिनोलॉजी है, डिमांड फंक्शन, डिमांड स्केड्यूल और डिमांड कर्व, इन सभी तीनों टर्मिनोलॉजीज को दो के अंदर बांटा हुआ है। एक है आपका इंडिविजुअल डिमांड और एक है आपका मार्केट डिमांड। तो बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले डिमांड फंक्शन, जो कि एक रिलेशनशिप को दिखाता है। किस रिलेशनशिप को दिखाता है मेरे बाबू? तो एक प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है उसको इफेक्ट करने के फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं। अगला जो टॉपिक है उसके अंदर हम पढ़ेंगे भी कि व्हाट आर द वेरियस डिटरमिनेंट्स, दैट मींस फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ? जो आमतौर पर उस प्रोडक्ट की डिमांड को अप एंड डाउन करते हैं। जो उस प्रोडक्ट का दाम भी हुआ, कंज्यूमर की इनकम भी हुई और पर्टिकुलर कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस जैसे कुछ और पॉइंट्स भी हुए हमारे। तो डिमांड को इफेक्ट करने वाली जितने भी फैक्टर्स हैं, तो उन फैक्टर्स और डिमांड के बीच के फंक्शनल रिलेशनशिप को, यानी कि अगर हम उसे एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना शुरू करें, तो एक इक्वेशन, किस चीज की इक्वेशन? कि एक तरफ हम रखेंगे हमारे फैक्टर्स जो मेरे डिमांड को इफेक्ट करते हैं, तो दूसरी तरफ रखेंगे हम उस प्रोडक्ट की डिमांड को, और इन दोनों के बीच के फंक्शनल रिलेशनशिप को हम डिमांड फंक्शन पुकारते हैं। ये एक मैथमेटिकल टर्म है, ध्यान रखिएगा। यहां पर फंक्शन शब्द का मतलब बिल्कुल भी फंक्शन का मतलब काम नहीं है कि व्हाट आर द वेरियस फंक्शन, यानी कि काम, या फंक्शन का मतलब किसी पार्टी में फंक्शन में जाना है, तो वो वाली चीज नहीं है। ये एक मैथमेटिकल टर्म है जहां फंक्शन वर्ड का मतलब होता है इक्वेशन। दैट मींस डिमांड फंक्शन का मतलब आप समझ सकते हो डिमांड की इक्वेशन, जो किसके रिश्ते को बताती है। जैसे आमतौर पर मैथ्स की इक्वेशन एक्स और वाई के रिश्ते को बताती है, तो ऐसी यहां पर ये डिमांड और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बीच के रिश्ते को डिपिक्ट करती है। तो ऐसे करके बातें हैं मेरे बाबू, जहां दो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, एक होती है इंडिविजुअल डिमांड और एक होती है मार्केट डिमांड। तो बहुत आसान सी चीजें हैं। इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है? तो एक पर्टिकुलर दाम पर एक इंडिविजुअल कंज्यूमर जितनी डिमांड करेगा वो इंडिविजुअल डिमांड कहलाती है, और एक पर्टिकुलर प्राइस पर एक इंडिविजुअल कंज्यूमर नहीं बल्कि एंटायर मार्केट, जिसके अंदर मोर देन वन कंज्यूमर होंगे। रियल लाइफ के अंदर तो कहीं बहुत सारे कंज्यूमर हो सकते हैं एक पर्टिकुलर मार्केट के अंदर, 200, 250, 1000, 10,000, कितने भी, वो तो डिपेंड करता है हम मार्केट का साइज क्या ले रहे हैं। बट मुद्दे की बात की मार्केट को जब हम कंसीडर करेंगे, मार्केट डिमांड की जब हम बातें करेंगे, तो एक कंज्यूमर की नहीं बल्कि ऑल कंज्यूमर की बातें करेंगे, यानी पूरी मार्केट की बातें करेंगे। तो ये जो डिमांड फंक्शन के दो हिस्से हैं, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन। देखिए, डिमांड फंक्शन के अंदर तो हमेशा इक्वेशन की बातें होंगी। तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एक फंक्शनल रिलेशनशिप को दिखाता है, जहां डिमांड और उसी डिमांड को इफेक्ट करने वाले फैक्टर, कौन सी डिमांड? इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करने वाले फैक्टर और इंडिविजुअल डिमांड के बीच के रिश्ते को हम इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन कहते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से मार्केट डिमांड और मार्केट डिमांड को इफेक्ट करने वाले फैक्टर के बीच के रिश्ते को हम मार्केट डिमांड फंक्शन कहते हैं। देन इसके बाद में डिमांड स्केड्यूल। देखिए, स्केड्यूल का क्या मतलब है? तो स्केड्यूल कुछ और नहीं बल्कि स्केड्यूल टेबल का दूसरा नाम है। अगर सपोज करो हम एक ऐसी टेबल बनाना शुरू कर दें जिस टेबल के अंदर एक तरफ मैं प्राइस लिखना शुरू करूं एक कमोडिटी के, और दूसरी तरफ मैं क्वांटिटी लिखना शुरू करूं, क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी डिमांडेड लिखना शुरू करूं, अलग अलग दाम पर, सपोज करो 10 के दाम पर 500 यूनिट डिमांड की जा रही है, और आगे चलकर दाम अगर बढ़ जाता है प्राइस का, तो डिमांड मोस्ट प्रोबेबली शायद डिक्लाइन करेगी, क्योंकि चीज का दाम बढ़ेगा तो भाई मार्केट में डिमांड डिक्लाइन करेगी। तो ऐसी अगर मैं और भी अलग अलग प्राइसेस लिखना शुरू करूं और उसके कोरोस्पोंडिंगली और भी अलग अलग मैं डिमांड लिखना शुरू करूं, तो उसको कुछ और नहीं बल्कि डिमांड स्केड्यूल कहते हैं हम। तो डिमांड स्केड्यूल का मतलब एक डिमांड की टेबल जिसके अंदर अलग अलग वेरियस पॉसिबल प्राइसेस रहेंगे और उसके कोरोस्पोंडिंगली अलग अलग क्वांटिटी डिमांडेड हमारी रहने वाली है जो कंज्यूमर डिमांड करेगा। तो जरा आराम से मेरे बाबू, मेरे प्यारे प्यारे गुल्लू हैं, जरा आराम से। तो डिमांड स्केड्यूल क्या है? एक
टेबल है, एक टेबल है जिसके अंदर डिफरेंट अलग अलग क्वांटिटीज रहेंगी, अलग अलग डिफरेंट प्राइसेस पर एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, जहां हम अंदाजा लगाते हैं कि अलग अलग वेरियस पॉसिबल प्राइसेस पर अलग अलग वेरियस पॉसिबल डिमांड कितनी क्रिएट होंगी शायद मार्केट के अंदर। खैर, और ऐसे ही डिमांड स्केड्यूल भी बेसिकली दो हिस्सों में बन सकता है हमारा, एक इंडिविजुअल डिमांड और एक मार्केट डिमांड। ठीक है जी, तो यहां पर भी वही बातें हैं कि अलग अलग डिफरेंट क्वांटिटीज दैट ए कंज्यूमर, मेन मुद्दे की बात क्या कि ए कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट ए डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। तो एक ऐसी टेबल जिसके अंदर हम एक कंज्यूमर की डिमांड को डिपिक्ट कर रहे हैं अलग अलग वेरियस पॉसिबल प्राइसेस पर, जबकि मार्केट डिमांड के अंदर एक नहीं बल्कि ऑल कंज्यूमर, सभी कंज्यूमर की डिमांड को डिपिक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज को डिपिक्ट कर रहे हैं डिफरेंट प्राइसेस पर। तो भैया डिमांड स्केड्यूल का मतलब तो होता है क्या, एक टेबल। अब उसके अंदर एक कंज्यूमर की डिमांड को उठाओगे तो उसे इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल कहेंगे, और अगर पूरी मार्केट की डिमांड को लिखोगे उस टेबल में तो मार्केट डिमांड स्केड्यूल रहेगा हमारा। और अगर इसी ही टेबल को हम कर्व की फॉर्म में एक ग्राफ पे बनाना शुरू करें, जहां डिमांड कर्व मेरे बाबू हम जानते हैं हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, तो अगर इसी ही टेबल के डेटा को हम ग्राफ पे बनाना शुरू करें तो उसको पुकारते हैं हम डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व क्या है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, किस चीज की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, इस टेबल की, और इस टेबल को क्या पुकारते हैं, डिमांड स्केड्यूल। तो डिमांड स्केड्यूल की ही ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को हम डिमांड कर्व कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और उसमें एक बार फिर अगर ग्राफ पे हम इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल ले रहे हैं तो वो इंडिविजुअल डिमांड कर रहेगा, और अगर मार्केट डिमांड स्केड्यूल का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो वो मेरा मार्केट डिमांड कर्व कहलाया जाएगा। तो ऐसे करके शुरुआती आपके इस चैप्टर के अंदर छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं जिनको आपको जरूर कवर करके चलना है। और इसी के साथ अब शुरू होता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट। तो आगे बात होगी हमारी किसकी, डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड की, जिसका मतलब होता है डिमांड को इफेक्ट करने वाले सभी फैक्टर्स मेरे बच्चा। तो बहुत ज्यादा आसान है, वन बाय वन एक एक करके सभी डिटरमिनेंट यानी सभी फैक्टर्स हम लोगों को देखने हैं। तो जहां सबसे बड़ा और सबसे पहला मेन फैक्टर आता है प्राइस ऑफ द गुड। और बहुत आसान है कि किसी भी कॉमोडिटी का जैसी दाम गिर जाएगा, वो सस्ती हो जाएगी तो उसकी मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर किसी भी चीज का दाम बढ़ जाता है, वो महंगी हो जाती है, तो आमतौर पर उसकी डिमांड गिरने की संभावना है। देखिए यहां पर सभी जो भी हम बातें करेंगे वो आमतौर पर करेंगे। अब ये ना कहिएगा कि अरे अक्सर दाम गिरने से प्रोडक्ट भी इंफीरियर कहलाता है, घटिया कहलाता है, और बहुत से कंज्यूमर उसे पसंद नहीं करते तो डिमांड तो इतनी नहीं बढ़ती। तो यहां हम इस तरह की स्पेसिफिक और एक्सेप्शनल बातें नहीं कर रहे, ध्यान रखिएगा, जनरल बातें कर रहे हैं। और जनरली तो यही हमें समझ में आता है कि भाई प्रोडक्ट अगर सस्ता हो जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली एंटीसिपेशंस तो यही है, अंदाजे तो यही है कि मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी। तो वन मोर दोबारा से कि मैं यहां पर सिर्फ जनरल बातें बोलूंगा, और इस टॉपिक को पढ़ते वक्त आपको भी जनरल थिंकिंग रखनी होती है, स्पेसिफिक और एक्सेप्शनल रेयर थिंकिंग नहीं सोचनी होती। तो जनरल बातें क्या हैं कि अगर किसी भी प्रोडक्ट का दाम गिरता है तो डिमांड बढ़ती है, और जो दिखा रहा है एक तरह की इनवर्स रिलेशनशिप को कि भैया दाम अगर गिर गया तो डिमांड बढ़ गई, और दाम अगर बढ़ गया तो डिमांड गिर गई। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप दिखा रहा है किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड को और उसके प्राइस के बीच में। तो क्या बता रहा है ये इनवर्स रिलेशनशिप कि कहीं भी अगर दाम बढ़ जाएगा, प्राइस राइज हो जाएगा, तो अकॉर्डिंगली जो डिमांड होगी वो भी अकॉर्डिंगली कम हो जाने वाली है। दाम बढ़ेगा, चीज महंगी हो जाएगी, मार्केट में डिमांड गिर जाएगी, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब अगर उल्टा हुआ तो वो भी सच होगा, यानी प्राइस अगर बढ़ने के बजाय गिर जाएगा तो डिमांड अकॉर्डिंगली बढ़ जाने वाली है, यानी कि ये दिखा रहा है आपके इनवर्स रिलेशनशिप को। देन अगली बात आती है आपके सब्स्टिट्यूट गुड की। सब्स्टिट्यूट गुड मतलब एक तरीके से अल्टरनेटिव गुड, यानी अगर हम किसी भी एक चीज की डिमांड का एनालिसिस कर रहे हैं, किसी भी एक चीज की, फॉर एग्जांपल हम टी की डिमांड का एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट मतलब क्या, वो उसका कोई ऑप्शन है या नहीं। तो भाई फेमसली हमारी बुक्स में जो कंटेंट में रहता है वही हम बातें करेंगे कि आमतौर पर टी और कॉफी को एक तरह से अल्टरनेटिव हम मान के चलते हैं। और अगर कॉफी के दाम बढ़ जाते हैं, तो भाई कॉफी कोई इतना प्रीफर नहीं करेगा, फिर कॉफी पीने वाले भी चाय पीना शुरू करेंगे, तो कॉफी के दाम बढ़ने से टी की डिमांड बढ़ जाने वाली है हमारी, क्योंकि कॉफी महंगी हो गई तो सब चाय पीना शुरू करेंगे। और इसी तरीके से अगर कॉफी के दाम गिर जाएंगे तो भाई जो कॉफी पी रहे थे वो तो कॉफी और ज्यादा पिएंगे, लेकिन साथ ही साथ टी की डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा। तो कॉफी के दाम अगर कम हो गए तो कुछ चाय पीने वाले लोग सोचेंगे कि भैया कॉफी ज्यादा सस्ती हो रही है तो चलो क्यों ना कॉफी ही पी ले। तो बेसिकली मुद्दे की बात यह है कि भाई टी की डिमांड टी के दाम से तो इफेक्ट होगी ही होगी, लेकिन जो टी की डिमांड होगी वो कॉफी यानी उसका एक तरह से जो अल्टरनेटिव है उसके दामों से भी इफेक्ट होने वाली है। कॉफी के दाम अगर बढ़ जाएंगे तो यहां पर टी की डिमांड भी बढ़ जाएगी, कॉफी के दाम अगर गिर जाएंगे तो इसकी डिमांड भी, टी की डिमांड भी यहां पर गिर जाएगी। तो सब्स्टिट्यूट गुड कौन से होते हैं, जो एक के जगह पर दूसरे को इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तरह से अल्टरनेटिव होते हैं, जैसे कि टी एंड
कॉफी, जहां अगर एक का प्राइस आपका बढ़ जाता है, फॉर एग्जांपल कॉफी का दाम आपका बढ़ गया, तो अकॉर्डिंगली कॉफी पीना कम करेंगे लोग और टी ज्यादा पिएंगे, तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी आपकी। अगली बात कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होते हैं? जो आमतौर पर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यानी एक दूसरे के साथ में इस्तेमाल किए जाते हैं आमतौर पर। जैसे कि यहां पर एग्जांपल के लिए हम ब्रेड एंड बटर भी ले सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए कार एंड पेट्रोल भी ले सकते हैं। हालांकि आजकल तो कार के केस में वेरियस अल्टरनेटिव हैं, पेट्रोल भी है, डीजल भी था, और अब तो रिसेंट में ईवी भी आ चुका है। बट ठीक है, आमतौर पर हम ट्रेडिशनल बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से ही अगर चलें तो भाई कार एंड पेट्रोल, आमतौर पर कार का पेट्रोल के साथ कंजम्पशन किया जाएगा और पेट्रोल का कार के साथ कंजम्पशन किया जाएगा, यानी कि दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, दिलो जान से जुड़े हुए हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होते हैं? जो आमतौर पर यूज टुगेदर, साथ में इस्तेमाल किए जाते हैं अपनी पर्टिकुलर वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। और आमतौर पर अगर पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो कार खरीदने की सोच रहे थे, लेकिन वो अपने प्लान को ड्रॉप कर देंगे, यानी कि पेट्रोल के दाम बढ़ने से कार की डिमांड कम हो जाएगी। और अगर पेट्रोल के दाम गिर जाते हैं तो कुछ लोग तो होंगे जो कार खरीदने की सोच रहे थे तो वो तुरंत कार खरीद लेंगे, भैया पेट्रोल के दाम सस्ते हो रहे हैं। तो यहां मैं बात कर रहा हूं कुछ लोगों की, ध्यान रखिएगा। तो अगर कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड के दाम अगर बढ़ जाते हैं, तो फॉर एग्जांपल पेट्रोल के दाम अगर बढ़ जाते हैं, तो कुछ लोग तो होंगे जो कि कार खरीदने का प्लान ड्रॉप कर देंगे, यानी कि कार की डिमांड आपकी कंपैरेटिवली थोड़ी कम हो जाएगी। देन इसके बाद अगली बात आती है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। बहुत आसान सी बात है। एक जनरल और नॉर्मल बात क्या है? तो एक जनरल और नॉर्मल बात यही है कि आमतौर पर अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो उसकी परचेजिंग पावर बढ़ती है, वो पहले के मुकाबले ज्यादा खरीदने की क्षमता रखता है। तो अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाएगी तो अकॉर्डिंगली डिमांड भी वो ज्यादा करना शुरू करेगा, और अगर इनकम गिरेगी तो भैया दिन बुरे आ गए हैं, क्या ही कर सकते हैं, फिर डिमांड भी वो कम करेगा। तो देखो नॉर्मली तो क्या होगा हमारा, नॉर्मली मतलब नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होगा? तो नॉर्मल गुड के केस में तो इंक्रीज इन इनकम के साथ में राइज इन डिमांड, यानी अगर इनकम बढ़ जाएगी तो डिमांड भी ज्यादा करेंगे, और अगर इनकम गिर जाएगी तो डिमांड कम करेंगे। बट देखो ये है नॉर्मल बात, यानी कि एक जनरल टेंडेंसी नॉर्मली सभी प्रोडक्ट के केस में जो एप्लीकेबल होती है वो यही होती है, इनकम बढ़ी डिमांड बढ़ी, इनकम गिरी डिमांड गिरी। लेकिन उसके बाद में अगली कुछ स्पेसिफिक एक्सेप्शनल जो बात निकल के आती है वो आती है इंफीरियर गुड की, जहां पर ऐसा नहीं होगा। अब देखिए इंफीरियर मतलब थोड़ा सा डाउनग्रेडेड प्रोडक्ट अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़े से घटिया क्वालिटी के, थोड़े से डाउनग्रेडेड, थोड़े से डिग्रेडेड कमोडिटीज का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, इंफीरियर गुड का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जरा आराम से भाई इनकम बढ़ने के साथ में क्या आप उन डिग्रेडेड प्रोडक्ट को और ज्यादा कंज्यूम करोगे? तो जवाब है ना। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी, आपके अच्छे दिन आ गए हैं, तो अगर अच्छे दिन आ गए हैं तो आप उन घटिया प्रोडक्ट को छोड़ दोगे, यानी उनकी डिमांड कम करोगे, और बल्कि तो आप सुपीरियर कमोडिटीज की तरफ शिफ्ट हो जाओगे। तो जरा आराम से, इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम बढ़ने के साथ आपके अच्छे दिन आते हैं तो आप घटिया प्रोडक्ट को छोड़ देते हो, तो उनकी डिमांड कम कर देते हो। तो इंफीरियर गुड्स के केस में अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप घटिया वस्तुओं का, डिग्रेडेड वस्तुओं का जो दामन है वो छोड़ देते हो, और अकॉर्डिंगली उनकी डिमांड को कम कर देते हो, शिफ्ट कहां हो जाते हो आप? सुपीरियर कमोडिटीज की तरफ। तो ध्यान रखिएगा यहां पर नॉर्मल गुड के केस में तो इनकम बढ़ी तो डिमांड बढ़ी, बट इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम बढ़ी तो डिमांड गिर गई। और अगर एग्जाम में भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए आता है नॉर्मल गुड या इंफीरियर गुड, तो आप इस तरह का इनकम के साथ में रिश्ता ही एक्सप्लेन करते हैं। ध्यान रखिएगा कि नॉर्मल गुड का तो इनकम के साथ पॉजिटिव रिश्ता है, इनकम बढ़ने के साथ डिमांड बढ़ती है, बट इंफीरियर गुड्स का तो एक नेगेटिव रिलेशन है इनकम के साथ में, इनकम के बढ़ने के साथ इनकी डिमांड बढ़ती नहीं है बल्कि गिर जाती है, एंड वाइस वर्सा। इसके अलावा भाई कुछ कंज्यूमर होते हैं जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कंपैरेटिवली, कि भैया तेल लेने जाए, प्राइस, कमोडिटी, ये इनकम वगैरह, हम तो इस पर्टिकुलर कमोडिटी को टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं, यानी कि फेवरेबल है हमारा। तो अगर सपोज करो किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड हो आप, वो पर्टिकुलर ब्रांड आपको पसंद है, वो खाने में बहुत अच्छा लगता है, पहनने में बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसे में तो चाहे दाम जो मर्जी रहे हम तो उसे कंज्यूम जरूर करेंगे। और अगर कोई पर्टिकुलर ब्रांड आपको कतई पसंद नहीं है तो वो उसका दाम चाहे जो मर्जी कम होता रहे, आप उसकी डिमांड क्रिएट नहीं करोगे। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है, ध्यान रखिएगा। देन अगली बात आती है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन मतलब कि आप आज कम सोच रहे हो, भविष्य की ज्यादा सोच रहे हो। तो अगर किसी कमोडिटी का दाम आज गिर रहा है लेकिन आप फ्यूचर में प्रिडिक्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में तो और ज्यादा गिरेगा, तो आज दाम माना गिर रहा है लेकिन आप नहीं बढ़ाते डिमांड, आप तो ये सोचते हो कि भाई फ्यूचर में तो और ज्यादा गिरेगा, तो फ्यूचर में अगर आप डिक्लाइन इमेजिन कर रहे हो तो आप उसी दिन ज्यादा डिमांड करोगे, तो आज तो आप डिमांड कम करने वाले हो। तो जरा आराम से, कई बार आप फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचने लग जाते हैं। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ अ चेंजेस इन द प्राइसेस इन द फ्यूचर
और चेंजेस इन डिमांड ये पॉजिटिव रिलेटेड होती है, ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर फ्यूचर में आप सोच रहे हो दाम बहुत ज्यादा कम होंगे तो आज आप डिमांड कम करते हो, क्योंकि फ्यूचर में ज्यादा करोगे आप, तो आज डिमांड आप कम करते हो। और अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में बहुत ज्यादा स्काई रॉकेट हो जाएंगे प्राइसेस, तो आप आज ही डिमांड ज्यादा कर लेते हो। तो इस तरीके से पॉजिटिव रिलेशन हमारा रहता है। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद अगली बात आती है लॉ ऑफ डिमांड, जो बहुत ज्यादा आसान है, माना इसका नाम ऐसा है लॉ ऑफ डिमांड, बट बहुत ज्यादा कोई मुश्किल बातें नहीं है आपकी, ध्यान रखिएगा। ये जो हमारा सबसे पहला पॉइंट था प्राइस ऑफ द गुड, जो कहता था कि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, तो बस यही है आपका लॉ ऑफ डिमांड। यानी कि प्राइस और क्वांटिटी ऑफर्ड दैट मींस क्वांटिटी डिमांडेड के बीच के ये जो इनवर्स रिलेशनशिप है, यही आपका लॉ ऑफ डिमांड है। हालांकि लॉ ऑफ डिमांड को एनालाइज करते हुए आप जितने भी बाकी के फैक्टर्स हैं उनको कांस्टेंट एज्यूम करके चलते हैं, यानी कि बाकी के जितने भी सारे के सारे फैक्टर्स हैं उनको कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं। एक टॉपिक भी हमारा बनता है अजम्पशंस ऑफ अ लॉ ऑफ डिमांड, जो कहता क्या है, जो कुछ नहीं यही कहता है कि जो बाकी के सारे डिटरमिनेंट है सब कांस्टेंट रहेंगे, यानी कि रिलेटेड कमोडिटी का दाम कांस्टेंट रहेगा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर नहीं बदलेगी, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस नहीं बदलेंगे, फ्यूचर की कोई आप एक्सपेक्टेशन नहीं लगाने वाले। तो कुल मिला के लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है सबसे पहले डिटरमिनेंट के बारे में, कि प्राइस और डिमांड के बीच के इनवर्स रिलेशनशिप को हम लॉ ऑफ डिमांड पुकारते हैं। हां, लॉ ऑफ डिमांड की एक्सप्लेनेशन के अंदर ध्यान रखिएगा, यहां पर कभी भी आप क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड का ही यूज करना है, आपको कहीं भी डिमांड शब्द का यूज नहीं करना, जो कि आपको अगले टॉपिक के अंदर बात क्लियर हो जाएगी कि ऐसा क्यों है हमारा। तो यहां पर हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी ऑफर्ड वर्ड का इस्तेमाल करें, कभी भी डिमांड शब्द का इस्तेमाल आपको नहीं कर रहा है मेरे बाबू, ध्यान रखिएगा। एक्सेप्शंस क्या क्या हैं, क्या लॉ ऑफ डिमांड हर बार आपका एप्लीकेबल होता है? लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस के गिरने से डिमांड बढ़ती है और प्राइस के बढ़ने से डिमांड गिर जाती है। तो क्या आमतौर पर ऐसा हमेशा होता है? तो कभी कभी नहीं होता है। और जो चीजें जब जब नहीं होती हैं उसी को हम एक्सेप्शन की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो सबसे पहला गिवन गुड होते हैं, जो कुछ तरह की इंफीरियर कमोडिटी होती हैं, जो आपके लिए काफी हद तक नेसेसिटी होती हैं, जिसके ऊपर आप एक लार्ज पोर्शन ऑफ इनकम खर्च करते हो, और जो रिफ्लेक्ट करता है कि भाई वो आपकी नेसेसिटी है। अब नेसेसिटी जो चीजें होती हैं, तो भाई कुल मिला के सीधी सी बात है, अगर उनका दाम बढ़ भी रहा होगा तो ऐसा नहीं है कि आप उन्हें कंज्यूम करना बंद कर दोगे, बल्कि अगर उनका दाम बढ़ रहा है तो आप उन्हें जरूर कंज्यूम करोगे, बाकी जगह से बचत करने की कोशिश करोगे। तो बाकी जगह से बचत करने के चक्कर में फिर जब पैसा बचता है तो इवन प्राइस बढ़ने के साथ में उनकी डिमांड कम नहीं बल्कि उनकी डिमांड बढ़ ही जाती है आमतौर पर। तो दैट्स वाई ये आपका इसके एक्सेप्शन में है। इसके अलावा स्टेटस सिंबल गुड, अब देखो कुछ जो कमोडिटीज होती हैं, जैसे डायमंड की चीज हुई, गोल्ड की चीज हुई, एंटिक पेंटिंग हुई, तो ये तो खरीदी ही इसलिए जाती हैं क्योंकि इनका हाई प्राइस है। यानी इवन ये तो खरीदी कब जाएंगी, जब इनका दाम बढ़ रहा होगा जी, इनका हाईयर प्राइस रहता है तो ये खरीदी जाती है। इवन इनका दाम अगर कम होगा तो इनको खरीदना ही बंद कर देंगे लोग। तो स्टेटस सिंबल गुड्स आपके इस कैटेगरी के अंदर एक्सेप्शन में आते हैं। फियर ऑफ अ शॉर्टेज, अब किसी चीज की अगर आपको ये लग रहा है कि भाई फ्यूचर में तो ये इस चीज की कमी पड़ जाएगी, तो आज की डेट में चाहे उसका जितना मर्जी दाम हो, ज्यादा भी दाम हो, तो आप फिर भी बढ़ते हुए भी ज्यादा डिमांड कर लेते हैं अगर आपको उसकी शॉर्टेज का डर लग रहा है तो। इसके अलावा अगर आप इग्नोरेंस नेचर के हैं, फैशन रिलेटेड गुड्स में ज्यादा विश्वास रखते हैं, या आप नेसेसिटी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है हमारा, तो उस केस में तो दाम बढ़ भी रहा होगा तो भी हम डिमांड कम नहीं बल्कि ज्यादा ही करेंगे। अगर हम इग्नोरेंट नेचर के हैं, या वो गुड्स फैशन से रिलेटेड है या कहीं ना कहीं नेसेसिटी है। अब भैया पैरासिटामोल का दाम तो अगर सपोज करो आज की डेट में एक 10 रुपए का पत्ता आता है, 10 के बजाय 100% दाम बढ़ जाए, यानी कि 10 का पत्ता 20 हो जाए, क्या बुखार के केस में पैरासिटामोल खाना बंद कर देंगे? हम बेशक खाएंगे, जरूर खाएंगे। और अगर सपोज करो उसका दाम कम हो जाएगा तो क्या ऐसा है कि हाँ ठीक है बुखार होता रहेगा? नहीं, हम तो नहीं खाएंगे हैं। तो मतलब ये वाली चीजें नहीं रहेंगी भाई। नेसेसिटीज के केस में उनका कंजम्पशन तो आप जरूर करने वाले हो। खैर, देन इसी के साथ में सबसे आखिरी टॉपिक जो कि है आपका क्या, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। ये दो अलग अलग शब्द हैं, एक है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, एक है चेंज इन डिमांड। तो बेसिकली आपको डिमांड शब्द का कब इस्तेमाल करना होता है और क्वांटिटी डिमांडेड शब्द का क्या कब इस्तेमाल करना होता है, जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, प्लीज ध्यान से देख लीजिएगा। तो बेसिकली हम लोगों ने देखा कि डिमांड को इफेक्ट करने वाले काफी सारे हमारे अलग अलग फैक्टर हैं। अब जरा आराम से, अगर कभी भी ये जो सबसे पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ये अगर डिमांड में अप एंड डाउन करता है, तब ऐसी सिचुएशन में आप क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड यूज करते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड यूज करते हैं। लेकिन हां, अगर इस पहले डिटर्मिनेंट को छोड़कर बाकी के अदर डिटर्मिनेंट अगर डिमांड में कोई भी बदलाव करते हैं, तो ऐसे में फिर आप डिमांड शब्द का यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, इन बातों का क्या मतलब है जरा देख लेते हैं। तो बेसिकली जो प्राइस है वो अलग है, प्राइस ऑफ द मेन गुड है वो अलग है, और प्राइस ऑफ द मेन गुड को छोड़कर जो भी अदर फैक्टर हैं, जैसे प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, इनकम, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन या टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, तो वो अलग है हमारे। और यही हमारा ये अगला टॉपिक
बनाते हैं, कैसे बनाते हैं जरा सुन लेते हैं आराम से बातों को, कि कभी भी अगर सपोज करो अदर देन द प्राइस ऑफ द गुड, अब अदर देन द प्राइस ऑफ द गुड मतलब यहां पर हमारे कवर हो गई सारी की सारी चीजें, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, इनकम ऑफ द कंज्यूमर और कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड भी। तो अगर उनकी वजह से अगर कभी भी डिमांड बढ़ती है तो भैया उसको इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं। और ऐसी सिचुएशन में जो आपका डिमांड कर्व होता है वो आपकी राइटवर्ड शिफ्ट में खिसक जाता है। सपोज करो ये आपका ओरिजिनल डिमांड कर्व है तो ये आपका राइटवर्ड शिफ्ट में खिसक जाता है, तो आपकी राइटवर्ड शिफ्ट आती है डिमांड कर्व में, एक नया डिमांड कर्व क्रिएट होता है डी से D2। और अगर सपोज करो कहीं भी ये जो ये अदर फैक्टर्स हैं ये आपकी अगर डिमांड को डिक्रीज करेंगे तो उसको डिक्रीज इन डिमांड पुकारते हैं। और डिक्रीज इन डिमांड के केस में आपकी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है, तो यानी कि ये जो डिमांड कर्व होगा ये इधर की तरफ खिसक जाएगा डी से D1 की ओर। और ऐसे ही यहां पर मैं आता हूं तो देखिए वहां पर तो हमने बात की अदर देन द प्राइस ऑफ द गुड, यानी अगर मैं बात करूं किसकी बात चल रही है तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, सब्स्टिट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, सभी की बातें चल रही हैं। इधर मैं किसकी बात करूंगा तो इधर मैं बात करूंगा प्राइस की। तो देखो प्राइस अगर गिर गया तो भैया डिमांड बढ़ती है, तो उस डिमांड के बढ़ने को या तो आप एक्सपेंशन इन डिमांड कहोगे या इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहोगे, या तो एक्सपेंशन इन डिमांड कहोगे या इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहोगे। उस केस में हमने क्या कहा था, वहां पर तो हमने सीधा सीधा इंक्रीज इन डिमांड कहा, लेकिन यहां इंक्रीज इन डिमांड नहीं, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड आप कहोगे या फिर एक्सपेंशन इन डिमांड कह सकते हो। और ऐसी सिचुएशन में कोई नया डिमांड कर्व नहीं बनता, बल्कि आप कर्व के अंदर ही सपोज करो ये वाला मेरा पॉइंट है तो इसके अलोंग ही डाउनवर्ड आपकी मूवमेंट आ जाती है। तो डाउनवर्ड मूवमेंट कब आती है, जब कभी भी आपका डिमांड में एक्सपेंशन होता है, जब कहीं भी डिमांड में आपका एक्सपेंशन होता है। और एक्सपेंशन कब होता है, जब कहीं भी प्राइस गिरता है। तो प्राइस ऑफ द गुड अगर कम होता है तो एक्सपेंशन इन डिमांड होगा और आप डाउनवर्ड मूव करते हो। डाउनवर्ड मूवमेंट आपकी डिमांड में इंक्रीमेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ध्यान रखिएगा। और ऐसे ही अगर कहीं भी प्राइस ऑफ द गुड अगर बढ़ जाता है तो ऐसी सिचुएशन में आपकी डिमांड में कमी आती है, जिसको कि हम कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड या अगर दूसरे शब्दों में कहें तो डिक्रीज शब्द भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डिक्रीज वर्ड के साथ में आपको फिर क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड यूज करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि डिक्रीज वर्ड के साथ में डिमांड शब्द तो हमने यहां इस्तेमाल कर लिया, तो डिक्रीज वर्ड के साथ में क्वांटिटी डिमांडेड या कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कहें। और ऐसी सिचुएशन में अगेन सेम डिमांड के ऊपर ही आप मूव करते हो, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की दिशा में। तो ऊपर की दिशा में ये जो मूवमेंट हो रही है ये डिपिक्ट कर रही है आपकी कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड को। और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कब होती है मेरे बाबू, जब कहीं भी आपका जो प्राइस होता है वो आपका बढ़ जाता है। तो कमोडिटी का प्राइस बढ़ा, चीज महंगी हो गई, डिमांड कम हो गई, डिमांड कम हुई तो अपवर्ड मूवमेंट हुई। ये जो अपवर्ड मूवमेंट हुई ये आपकी क्वांटिटी के कम होने को रिफ्लेक्ट कर रही है। तो डन। इसी तरीके से मान के चलिए डिमांड के लगभग सभी टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं, जहां शुरुआत में हम लोगों ने थोड़ी बहुत सी डेफिनेशंस देखी थी, देन शुरुआत में थोड़ी बहुत डेफिनेशंस देखी, देन उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड देखा, देन इसके बाद में लॉ ऑफ डिमांड जिसकी एक्सेप्शंस, जिसके आपके अजम्पशंस भी थी, और देन उसके बाद में सबसे आखिरी ये टॉपिक आपका जिसके अंदर ये कब आपकी मूवमेंट होती है ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, और कब आपकी शिफ्ट होती है राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट ये अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो डन। इसी के साथ मेरी आज की बात यही समाप्त हुई। पूरा कंटेंट हम लोगों ने रिवाइज कर लिया है डिमांड का। तो ऐसी और चैप्टर के रिवीजन के लिए वीडियो को जरूर लाइक करें, और जो भी अप्रोप्रिएट कमेंट आपको लगता है किसी और चैप्टर का आपको वन शॉट चाहिए या कोई और फर्दर इंप्रूवमेंट, तो उस चीज के लिए कमेंट जरूर करें। तो डन, ओके डन, टाटा बाय बाय, टेक केयर।